दोस्तों, आज हम सब भारतीयों के सामने एक बड़ा चैलेंज जो नज़र आ रहा है वो है, और जो सवाल है कि क्या गैस, पेट्रोल, डीज़ल उसकी हालत बद से बदतर होगी। रुपया गिरता जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, महंगाई बढ़ने की कगार में है और ईरान वॉर बंद होती नज़र नहीं आ रही है। और इन सब चीज़ों के बीच में हरमोज़ में ब्लॉकेड अभी भी लगा हुआ है और वो भी कोई खास खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि आगे क्या। आप लोगों ने बहुत व्यूज़ सुने होंगे, मीडिया से भी सुने होंगे और बाकी सब सोर्सेज से व्यूज़ सुनते हैं। एक भारतीय की तरह मैं एक ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल एक एनालिसिस आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, ये लड़ाई शुरू की थी अमेरिका ने नेतन्याहू के कहने पे, क्योंकि अमेरिका को ईरान से तो कोई ख़तरा नहीं था और उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल गैस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी आने जाने में। लेकिन जो हुआ उसके बाद कोशिश तो उनकी ये थी कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए ताकि पेट्रो डॉलर में ट्रेड हो, क्योंकि ईरान ने चीन को युआन में देना शुरू कर दिया था और अमेरिका को उसको वो पसंद नहीं था ख़ास। और इज़राइल की तो अपनी प्रॉब्लम है ईरान के साथ, उसके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने जितनी भी फायरिंग करी, जितना भी ईरान के ऊपर दबाव डाला, कैजुअल्टी हुई, ईरान की नुकसान हुआ, लोग मरे, लेकिन ईरान कमज़ोर भी हुआ, उनके मिलिट्री एसेट्स भी कम हुए, लेकिन ईरान सरवाइव कर गया। और अब और ज़्यादा जितना मर्जी प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते रहें, अभी और बमबारी करेंगे तो और कोई ख़ास कुछ होने वाला नहीं है, कुछ लोग और मरेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका पहाड़ों के अंदर बचा हुआ है, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे उनके एसेट्स हैं, वो बचे रहेंगे। और अब जो बात वहाँ फंसी है कि आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार बोलते हैं जी आज मैं तबाही मचा दूंगा, मैं ग्राउंड ऑपरेशन कर दूंगा। 10 बार वो ग्राउंड ऑपरेशन करके और फिर उसके बाद वो किसी ना किसी को बोल देते हैं जी आप मत करवाइए, कोई भी, चाहे पाकिस्तान को चाहे यूएई, किसी से कहलवा देते हैं कि नहीं नहीं आप पोस्टपोन कर दीजिए, फिर मैं वो पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये नौटंकी बहुत समय से चल रही है। लेकिन उन्हें भी पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन, ईरान अफ़गानिस्तान से डबल साइज़ का देश है, इराक से 4 गुना बड़ा देश है, पहाड़ियाँ हैं, उनकी पूरी की पूरी आर्मी अभी तक मौजूद है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में वो कुछ कर नहीं पाएंगे खास, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि स्टैंड ऑफ अटैक, जैसे मैंने बताया कि उससे कोई बहुत ज़्यादा भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम सबको फ़र्क पड़ता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक तो वो बहुत पतला है और उसमें तकरीबन 13-14 आइलैंड हैं, और जो कोस्ट लाइन है जहाँ पे जो समुद्री तट है ईरान के साथ लगा हुआ, उन्होंने काफ़ी सारी मिसाइलें वगैरह फिट की हुई हैं और वो पहाड़ियों के और ज़मीन के फोल्ड के अंदर भी हैं। तो कोई भी अगर बड़ा युद्ध प्रोत अंदर घुसे तो उसको वो बड़े आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। और एक बार किसी भी शिप को उन्होंने मार दिया तो शिप भी डर जाता है, इंश्योरेंस कंपनी भी डर जाती है, क्रू भी डर जाता है और ये जो आवाजाही है वो बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि आवाजाही नहीं हो पा रही है तो ये सारे देश जो हैं उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उत्पादन नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी गल्फ़ में, तो इन दोनों के कारण आगे आने वाले टाइम में भी चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे बहाल भी हो जाए सिचुएशन, फिर भी बहुत वक्त लगेगा उतना पेट्रोल और डीजल और गैस वापस बनने में और बाहर निकलने में। तो ये एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस संकट को ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कुछ आसानी से सुलझा सकते हैं, सिवाय इसके कि वो लड़ाई बंद करें। वहाँ उनकी नाक नीची हो रही है क्योंकि ईरान उनकी बात नहीं मान रहा है, तो ये एक मुसीबत है। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब चीन का भी तेल वहाँ से आता है, जापान का भी तेल वहाँ से आता है। इन्होंने काफ़ी रिज़र्व रखे हुए हैं, तकरीबन 120 दिन से ज़्यादा, किसी का 90, किसी का 120 दिन, इस किस्म से इनके रिज़र्व्स हैं। अब ये इस उम्मीद में हैं कि भैया हमसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की बस हो जाएगी, क्योंकि उनकी इलेक्शन है, बाकी किसी का इलेक्शन है नहीं, तो उन्हें अपने परेशान होने दो। उन्हें जाहिर है कि वो अपने आप ही कुछ ना कुछ करेंगे, इस बीच में बौखलाए हुए तो हैं ही, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो
वो आराम से तमाशा देख रहे हैं और बिल्कुल सही तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, अमेरिका दुखी भी हो रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। अब आती है बात सबसे इम्पॉर्टेंट भारत की। हमारे लिए हमारा जो तेल है, क्रूड है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आयात होता है। कोल तक हमारा आयात होता है काफ़ी हद तक। तो इस कारण हमारे लिए ये संकट ज़्यादा बड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है कि रिज़र्व्स जब हम गिनते हैं तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है वो 9.5 दिन का है। तो 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो है ये मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। और जो हमारे बाहर जितने भी रिज़र्व्स हैं, जाहिर है कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, हर जगह से तेल लाने की कोशिश की जा रही है, पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल मंगाया जाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो मुझे लगता है कि अभी उसके ऊपर भी हमें विचार करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी विचार करना पड़ेगा कि जैसे रूस के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का कभी मूड बना तो हमने तेल लेना कम कर दिया, उनका मूड बदला तो फिर हमने तेल लेना ज़्यादा कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर चीन ईरान के साथ 20 साल की डील कर सकता है तो हम रूस के साथ क्यों नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि ये सिचुएशन अकेले गवर्नमेंट से हैंडल नहीं होगी। हम सबको, ये एक कर्म युद्ध है जिसमें हम सबको, सभी देशवासियों को एक साथ उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कई चीज़ें बताई थी कि तेल कम खर्च कीजिए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट ने बताई हैं, मुझे लगता है कि हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और अगर हमें आगे की महंगाई से बचना है और विकसित भारत बनना है तो ये अब सब कुछ हमें करना ही पड़ेगा। ये होल ऑफ नेशन अप्रोच होनी चाहिए, अकेले इसको गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के लिए भी, हालांकि ये बोलना तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ इस किस्म के रेगुलेशंस भी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये रेगुलेशन नहीं बनेंगे, अभी आप किसी को बोलिए कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अब जब तक उसका ऑफिस नहीं बोलेगा तब वो वैसे वर्क फ्रॉम होम कहाँ से करेगा। तो जाहिर है कि कुछ इंस्ट्रक्शन तो मिलनी पड़ेगी उनके ऑफिसेज़ को कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कीजिए वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो जाहिर है, मेरे को लगता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस पास हो रही होंगी इस समय। और ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी आसानी से और इतने हल्के से हमें इस संकट को ना लेना चाहिए, क्योंकि इस संकट में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो भारत के कंट्रोल से बाहर हैं। और जाहिर है कि हर चीज़ जो खतरा है उसको जूझने के लिए हम सबको जुड़ के उसी मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों ने कोविड काल में एक साथ पूरा देश मिलके इस संकट से उस समय उभरा था और ज़्यादा शक्ति से ऊपर निकल के उभरा था। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसी मुताबिक हम और अच्छे हालात से इस संकट से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं है या संकट आने वाला नहीं है, और संकट बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में। धन्यवाद।